हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टज़ू गॉड किलिंग मिशन के ऊपर निकल चुके थे और इस बीच उनके रास्ते में जो कोई भी गॉड या फिर गॉड को मानने वाला या खुद को फेक गॉड दिखाने वाला ऐसा कोई भी पर्सन आ रहा था, एसएस टज़ू उसका खात्मा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जिसके चलते हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय में पूरे नाइन्थ रियल्म्स के अंदर एसएस टज़ू का नाम फैल चुका था और उसी के साथ साथ नाइन्थ रियल्म्स के अंदर तो ये भी खबर फैल चुकी थी कि एसएस टज़ू नाइन्थ रियल्म्स को आपस में जोड़ते हुए मिडल रीजन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। जबकि इसी बीच एसएस टज़ू अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए चैंगमिंग फेरीलैंड आ पहुंचते हैं और ये जगह स्नो वैली को ठीक करने के लिए उन्हें बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा खास और स्पिरिचुअल हब्स मौजूद थी। और इसी बीच एसएस टज़ू का सामना वहाँ पे गॉड एंजल के 3 चेलों के साथ भी होता है, जिन्हें गॉड एंजल का मैसेंजर कंट्रोल किया करता था। लेकिन एसएस टज़ू ने उस मैसेंजर को मारते हुए उन तीनों को भी वहाँ पे आजाद करवा दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन स्पिरिचुअल फायरिंग ग्रास को इकट्ठा करते हुए उनकी बॉडी में जो पॉइजन इकट्ठा हो चुका था उसे भी एसएस टज़ू ने वहाँ पे लाइफ चेंजिंग पिल की मदद से वहाँ पे उनकी बॉडी से निकाल दिया था, जिसके चलते वो तीनों इमोर्टल डाउ कल्टीवेटर्स ब्रेक थ्रू भी कर चुके थे। जिसके बाद तो उन तीनों ने एसएस टज़ू को ही अपना नया मास्टर मान लिया था। इसलिए वो तीनों एसएस टज़ू से सवाल करते हुए पूछते हैं, एंसेस्टर आप बस हुक्म कीजिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए वो हम आपके सामने हाजिर कर देंगे। जिस पे एसएस टज़ू ने जवाब देते हुए उन्हें बोला था कि मुझे ये पूरा का पूरा फेरीलैंड ही चाहिए। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज की एक लॉन्ग वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, उसका नेक्स्ट एपिसोड भी थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चैंगमिंग फेरीलैंड की फॉरेस्ट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग वोंग के बाकी दोनों साथी एसएस टज़ू के कहे अनुसार वहाँ पे उस जंगल की सबसे खास हब्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। और तभी शेंजिस ने वहाँ पे अपने हाथों में काफी सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को उठा रखा था। वो वहाँ पे अपने दूसरे साथी से कहता है कि एसएस टज़ू ने हमें लॉर्ड मैसेंजर से बचाते हुए हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैंने इन लॉन्जेविटी फ्रूट्स को स्पेशली एसएस टज़ू के लिए ही लिया है। वैसे उन्हें जो चाहिए वो तो हम उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें कम से कम अपनी फेरीलैंड की सबसे ज्यादा खास चीज तो दे ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारे ऊपर एक नहीं बल्कि दो एहसान किए हैं। पहला तो हमें उस लॉर्ड मैसेंजर से बचाया और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन को भी खत्म कर दिया। लेकिन अभी वो दोनों डिसेबल वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि पूरा चैंगमिंग फेरीलैंड वहाँ पे हिलने लगता है। और देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ एसएस टज़ू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी फैलने लगी थी, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में पूरे के पूरे फेरीलैंड को कवर कर लिया था। और ऊपर से जहाँ पे एसएस टज़ू खड़े थे वहाँ से तो और भी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि वहाँ से होते हुए सीधे ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। जो देखकर तो शन और उसका साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये हमारे फेरीलैंड के साथ हो क्या रहा है। और ये कहते हुए जब वो दोनों वहाँ पे गौर से उस एनर्जी को महसूस करते हैं तो उन्हें वहाँ पे एहसास होता है कि वो डिवाइन सुप्रीम पावर जिसने अभी अभी पूरे फेरीलैंड को कवर कर लिया था, वो धीरे धीरे वहाँ पे उनके चैंगमिंग फेरीलैंड की लाइफ पावर को इकट्ठा करते हुए बाहर निकाल रही थी। जो देखकर तो बेचारे उन दोनों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। हेवन शेंग तो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, आखिर कोई भी हमारी फेरीलैंड की लाइफ पावर को कैसे छीन सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। जिसपे उसका साथी भी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और ऊपर से देखो तो सही, ये एनर्जी खुद ब खुद ही एक दिशा की तरफ ही बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है कि जरूर कोई और हमारी फेरीलैंड की लाइफ पावर को कंट्रोल कर रहा है। अब अपने साथी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे शेन का भी दिमाग काम करता है और वो जल्दी से वहाँ पे अपने साथी को बताता है, हम लोग एक बात तो भूल रहे हैं कि एसएस टज़ू यहाँ पे क्यों आए थे, इन लाइफ पावर वाली क्राइसिस के लिए। तो हो न हो जरूर ये सब भी एसएस टज़ू ही कर रहे होंगे। शेन की ये बात सुनकर उसका साथी भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और वैसे भी ये काम एसएस टज़ू के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। इवन खुद गॉड एंजल भी तो ये नहीं कर पाया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होते रहे, हमें चैंगमिंग फेरीलैंड की एक वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी एसएस टज़ू खड़े हुए थे और वहीं पे वो अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे फेरीलैंड की लाइफ पावर को ऑब्जर्व कर रहे थे। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एसएस टज़ू के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैला हुआ था, जबकि एसएस टज़ू वहाँ पे उस फेरीलैंड की सारी लाइफ पावर को एक छोटे से स्पिरिचुअल पर्ल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। हालांकि ये स्पिरिचुअल पर्ल पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी था, लेकिन उसके बावजूद भी एसएस टज़ू वहाँ पे उसकी एनर्जी से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। वो वहाँ पे स्पिरिचुअल पर्ल को बहुत ही गौर से देखते हुए कार्टून में कहते हैं, ये अभी भी काफी नहीं है, लेकिन स्नो वैली को जिंदा करने के लिए काफी होगा। और ये कहकर एसएस टज़ू वहाँ पे स्नो वैली की मैजिक कोर को बाहर आने के लिए कहते हैं। जहाँ एसएस टज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैली की मैजिक कोर भी वहाँ पे जल्दी से बाहर आ जाती है, जो कि वहाँ पे एसएस टज़ू के हाथ में उस स्पिरिचुअल पर्ल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। जो देखकर एसएस टज़ू भी जल्दी से वहाँ पे स्नो वैली को उसे उस सारी स्पिरिचुअल पर्ल की एनर्जी ऑब्जर्व करने के लिए बोल देते हैं। एसएस टज़ू का यह आदेश सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैली की मैजिक कोर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस स्पिरिचुअल पर्ल को ऊपर हवा में ले जाते हुए एक साथ ही वहाँ पे उसकी सारी पावर को ऑब्जर्व
करने लगी थी। जहाँ ऐसा करते हुए हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे उसकी मैजिक और का साइज भी वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था, जो देखने से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि अब बहुत ही जल्द स्नोफेलो दोबारा जिंदा हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल एंड समय पे उस स्पिरिचुअल पल की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसके चलते उस मैजिक और का साइज भी दोबारा वहाँ पे छोटा हो गया था और वो सीधी दोबारा वहाँ पे एसेस्टजू के हाथों में भी आ चुकी थी, जिसे देखकर एसेस्टजू वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं, मुझे तो लगा था कि ये फायरी लैंड फुल स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, लेकिन इस पूरे फायरी लैंड की स्पिरिचुअल पावर भी इसे दोबारा से जिंदा नहीं कर पाई। और अभी एसेस्टजू वहाँ पे यही सब कहते हुए आगे का प्लान सोच ही रहे थे कि तभी किंग गुआंग वहाँ पे पीछे से ही आते हुए एसेस्टजू को ग्रीट करके उनसे कहता है, एसेस्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी इस परेशानी काल अच्छी तरह से जानता हूँ। शेंगुआंग सेक्ट ने पिछले हजारों सालों से हमारे इस पूरे फायरी लैंड को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिसके चलते उन्होंने हमारे इस चेंगमेंग फायरी लैंड की सभी खास हब्स को अपने पास ही छुपा रखा है और उन सभी फायरी मैजिकल हब्स को शेंगुआंग सेक्ट ने अपने ज़ेंगजिंग पवेलियन हाउस के अंदर छुपा रखा है। और हमारे इस चेंगमेंग फायरी लैंड के मुकाबले में उन सभी मैजिकल फायरी हब्स की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उन्हें हासिल कर लेते हैं तो आप अपने जिस मकसद को पूरा करना चाहते हैं आप उसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। किंग गुआंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टजू भी वहाँ पे वापस उसकी तरफ पलटते हुए कोल्टून में उससे कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, इस सब में आखिर तुम्हारा क्या फायदा है। एसेस्टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग गुआंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था और वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होते हुए एसेस्टजू से कहता है, क्योंकि मैं भी शेंगुआंग सेक्ट से अपना बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अब किंग गुआंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टजू की फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शेंगुआंग सेक्ट के माउंटेन गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक स्टारशिप आकर लैंड होती है, जहाँ उस स्टारशिप के अंदर से शेंगुआंग सेक्ट के खेलर बाहर आते हुए वहाँ पे उस पवेलियन हाउस के इंचार्ज को ग्रीट करते हुए कहता है, गॉड एंजल हम सबकी रक्षा करें, जिसके बदले में पवेलियन हाउस का इंचार्ज भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही बोलता है, जिसपे वो एल्डर वहाँ पे पवेलियन हाउस के इंचार्ज से कहता है कि मैंने सुना है कि पिछले कुछ समय से कोई यहाँ पे हमारे शेंगुआंग सेक्ट के साथ पंगा ले रहा है और हमारे शेंगुआंग सेक्ट को भी आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा कर रहा है, तो इसलिए गॉड ऑफ एंजल के कहने पर मैं खुद यहाँ पे सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया हूँ। वहीं उस पवेलियन हाउस का इंचार्ज जिसका नाम शी होंगचैन था, वो एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए होंगचैन से कहता है कि 9th रियलम में चारों तरफ हड़बड़ी मची हुई है, इसलिए तुम अपना और अपने ज़ेंगचिंग पवेलियन हाउस का पूरा ख्याल रखना। वहीं वो एल्डर जो कि शेंगुआंग सेक्ट का सुपरवाइजर भी था और एल्डर जीटू के नाम से जाना जाता था, उसकी ये बात सुनकर होंगचैन उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, उन लोगों के साथ कैसे डील करना है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस चेंगमेंग फायरी लैंड को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। यही तो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जिस जगह को लोग पॉइजनस लैंड समझते थे उसी से हमने इतना कुछ बना लिया। होंगचैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसजी2 भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई तुमने उस पॉइजनस लैंड को हमारे शेंगुआंग सेक्ट के लिए रिच लैंड में ट्रांसफॉर्म कर दिया और तुम ये काम पिछले काफी हजारों सालों से बखूबी निभा रहे हो। लेकिन जब से एंजल ऑफ गॉड के मैसेंजर मारा गया है तब से मुझे लगता है कि चेंगमेंग फेरी लैंड खतरे में है, कोई और इसे हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। एलएसजी2 की ये बात सुनकर होंगचैन वहाँ पे उनसे कहता है कि आप उनके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन लोगों को बहुत ही जल्द ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने हमारे लॉर्ड मैसेंजर को मारा था और उन्हें सबके सामने इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसके बाद पूरे 9th रियल्म्स के अंदर कोई भी हमारी शेंगुआंग सेक्ट के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब प्लीज आप मेरे साथ मेरे पवेलियन हाउस के अंदर चलिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा खास गिफ्ट तैयार करवा रखा है। होंगचैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एलएसजी2 के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर से एलएसजी2 काफी ज्यादा लालची इंसान था और होंगचैन लालच देने में माहिर था ताकि उसके हाथों से ये चेंगमेंग फायरी लैंड ना निकल जाए, इसलिए अभी वो दोनों वहाँ पे यही सब सोचकर खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पे एक बार फिर से पूरा चेंगमेंग फायरी लैंड हिलने लगता है, जो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। वहीं एलएसजी2 भी ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, और ये कहते हुए जब एलएसजी2 वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो चेंगमेंग फायरी लैंड की सारी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा होते हुए वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा होने लगे थे, जो देखकर तो बेचारे एलएसजी2 की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए होंगचैन से पूछता है, ये अचानक से तुम्हारे इस फायरी लैंड के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी सारी लाइफ स्पिरिचुअल पावर क्यों खत्म होती चली जा रही है। पर बेचारा होंगचैन तो तब इसके बारे में जवाब दे पाता ना जब वो खुद इसके बारे में कुछ जानता होता। वहीं अचानक ही एलएसजी2 को वहाँ पे अपनी जेली ग्रास के बारे में याद आता है, जिसे स्पेशली होंगचैन ने एलएसजी2 के लिए तैयार करवाया था, इसलिए एलएसजी2 जल्दी से वहाँ पे होंगचैन से कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस जेली ग्रास को बाहर निकालो, जिसपे होंगचैन भी हाँ में अपना सर हिला देता है और उसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ चेंगमेंग फायरी लैंड के एंट्रेंस गेट से होते हुए अपने ज़ेंगचिंग पवेलियन हाउस की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें ज़ेंगचिंग पवेलियन हाउस के आउटर एरिया का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेंगुआंग सेक्ट के 2 डिसेबल्स उसी जेली ग्रास को लेकर ही पवेलियन हाउस के अंदर जा रहे थे और तभी शेंगुआंग सेक्ट के एक मेल डिसेबल वहाँ पे अपने साथी से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो घटिया लोग यहाँ पे ना आ जाए जिन्होंने हमारे लॉर्ड मैसेंजर को मारा था। मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल ग्रासेस को इकट्ठा करते करते उन सभी की बॉडी में पूरी तरह से पॉइजन फैल चुका
है और उसी पोजीशन के चलते अब वो लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। वहीं अपने उस साथी की ये बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे उसे कहती है, तुम भूल रहे हो ये जगह हमारी शेंगुआंग सेट के अंदर आती है और शेंगुआंग सेट मतलब एंजल ऑफ गॉड, इसलिए हमारे इस पवेलियन हाउस के अंदर आने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन चलो मान लेते हैं कि अगर कोई गलती से यहाँ पे आ भी जाता है तो तुम शायद हमारी शेंगुआंग सेट की इस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को भूल रहे हो। ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन हमने बस यहाँ पे शो ऑफ के लिए नहीं लगाई हुई, बल्कि ये प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि थर्ड लेवल के इमोर्टल डाउ कल्टीवेटर्स तक भी इसे पार नहीं कर सकते। तो फिर तुम किस बात से डर रहे हो? अपनी साथी डिसेबल की ये बात सुनकर वो लड़का भी वहाँ पे उसी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, इसे तो मैं भूल ही गया था, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के यहाँ पे होते हुए भला यहाँ पे आने की हिम्मत कौन ही करेगा। लेकिन अभी वो दोनों ही डिसेबल्स वहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ न सिर्फ वो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, बल्कि उसी के साथ साथ उनका पूरा ज़ेंगचेंग पवेलियन हाउस भी डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उन डिसेबल्स को तो वहाँ पे समझने का मौका ही नहीं मिला था। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हेलगोड ने ही किया था, जो कि वहाँ पे उस ब्लास्ट के अंदर से बहुत ही कूल तरीके से एंट्री लेते हुए नीचे जमीन पे लैंड होते हैं। और जिस जगह पे एंसेस्टर्स वहाँ पे लैंड होते हैं वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके ओवर प्रेशर की वजह से तो उन दोनों डिसेबल्स के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। और तभी अचानक ही वो लड़की वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और ये कहते हुए जब वो दोनों वहाँ पे अपने सामने देखते हैं तो उनकी नजर वहाँ पे अपने सामने खड़े हुए एंसेस्टर्स के ऊपर पड़ती है, जिन्होंने ज़ेंगचेंग पवेलियन हाउस के नीचे भी एक बहुत बड़ा हॉल बना दिया था। और वहाँ पे एंसेस्टर्स अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पवेलियन हाउस के नीचे रखी हुई सभी खास तौर पर स्पिरिचुअल हब्स को बाहर बुलाने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी स्पिरिचुअल हब्स खुद ब खुद ही वहाँ पे पवेलियन हाउस से बाहर आते हुए एंसेस्टर्स के चारों तरफ घूमने लगे थे, जिनकी एनर्जी को महसूस करके एंसेस्टर्स भी वहाँ पे उनसे इंप्रेस होते हुए कहते हैं, वाकई किंग वांग का कहना बिल्कुल ठीक था, पूरे जैंगमिंग फायरीलैंड की स्पिरिचुअल पावर के मुकाबले में इन स्पिरिचुअल हब्स की स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है। और देखते ही देखते एंसेस्टर्स वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उन सभी टेस्ट को वहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ उनकी लाइफ पावर्स को भी वहाँ पे जांच लिया था, जहाँ उन सभी स्पिरिचुअल हब्स की पावर को जांचने के बाद एंसेस्टर्स कोल टून में कहते हैं, नाइस, ये जगह वाकई काफी ज्यादा अच्छी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगुआंग सेट के वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे आंखें फाड़े वहाँ पे ये सारा नजारा देख रहे थे। और तभी वो लड़का वहाँ पे अपनी साथी से कहता है, वैसे है तो ये एक लुटेरा, लेकिन मानना पड़ेगा इसकी पावर और एबिलिटीज वाकई बहुत ज्यादा कमाल की हैं। जिस पे वो लड़की भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन अचानक से उन दोनों को वहाँ पे एहसास होता है कि वो दोनों ये कैसी बकवास किए जा रहे हैं, इसलिए वो लड़की वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए एंसेस्टर्स से कहती है, लुटेरे कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही पवेलियन हाउस के अंदर आकर हमारी ट्रेस को चुराने की, और तुम यहाँ पे जिन मैजिकल हब्स को चुराने की कोशिश कर रहे हो वो हमारी ज़ेंगचेंग पवेलियन हाउस के सबसे खास ट्रेस है, और अगर तुमने यहाँ पे इन्हें छूने की भी कोशिश की तो हम लोग अभी के भी यहाँ पे तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन उन दोनों की ये बात सुनकर एंसेस्टर्स तो उन्हें वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे जल्दी से एंसेस्टर्स को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे एंसेस्टर्स के पास भी जा पाते उससे पहले बेचारे वो दोनों वहाँ पे एक डिवाइन इनविजिबल बैरियर के साथ टकराते हुए उसी तरह से तेजी से पीछे जा गिरते हैं। जबकि वहीं हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स ने वहाँ पे स्नो वैली की मैजिक कोर को बाहर निकालते हुए उन सभी हब्स की लाइफ स्पिरिचुअल पावर को स्नो वैली की मैजिक कोर को ऑब्जर्व करवाना शुरू कर दिया था। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि होंगचेन और एलएसी2 भी वहाँ पे आ पहुंचते हैं, जो कि अपने ज़ेंगचेंग पवेलियन हाउस की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन होंगचेन तो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए एंसेस्टर्स से कहता है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को ऐसे ही खत्म कर दिया, इसकी कीमत अब तुम्हें अपनी लाइफ से अदा करनी होगी। लेकिन होंगचेन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते। वो तो वहाँ पे अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हुए उन लाइफ स्पिरिचुअल हब्स के साथ साथ अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को भी स्नो वैली की मैजिक कोर के अंदर डाल देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि स्नो वैली की मैजिक कोर का साइज वहाँ पे एक पाफे से बढ़ने लगा था, जो देखकर होंगचेन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो तुमने यहाँ पे इस तरह से मेरे पूरे पवेलियन हाउस तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर भी एंसेस्टर्स उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि एंसेस्टर्स की नजरें तो वहाँ पे उस मैजिक कोर के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसने वहाँ पे बड़ा होते हुए एक स्पिरिचुअल ककून का रूप लेना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे उन स्पिरिचुअल हब्स की पावर के चलते हम देखते हैं कि वो ककून भी वहाँ पे ओपन होने लगा था, जो देखकर एंसेस्टर्स वहाँ पे कोल टून में होंगचेन को जवाब देते हुए कहते हैं, तुम्हारी इन सभी स्पिरिचुअल हब्स को रिफाइन करने के लिए मैंने ऐसा किया। अगर तुमने चैंगमिंग फायरीलैंड से इन स्पिरिचुअल हब्स को चुराया ही ना होता तो आज तुम्हारे पवेलियन हाउस की ऐसी हालत ना होती। एंसेस्टर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होंगचेन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे एंसेस्टर्स को गाली देते हुए कहता है, जिस तरह तुमने यहाँ पे मेरे पवेलियन हाउस को डिस्ट्रॉय करते हुए मेरी सभी मैजिकल फायरी हब्स को रिफाइन कर दिया है, आज उसी तरह से मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को ही रिफाइन कर दूंगा। और ये कहते हुए होंगचेन वहाँ पे अपने पास से एक वेपन को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एंसेस्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो वहाँ पे अपने उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर्स के ऊपर अटैक
अटैक कर पाता। उससे पहले ही वहाँ पे बीच में किंग गुआंग की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते साथ ही अपनी बड़ी सी एक्स की मदद से होंगचन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। वहीं किंग गुआंग को इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर होंगचन को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह हैरान होते हुए उससे कहता है, ओ तो ये तुम हो, तो इसका मतलब है कि मेरे इस पवेलियन हाउस के इस हिडन एरिया के बारे में भी इस पर्सन को तुमने ही बताया होगा। इसका मतलब है कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? होंगचन की सारी बातें सुनकर किंग गुआंग भी वहाँ पे गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहता है कि याद करो, हम दोनों कभी बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही चालाकी के साथ धोखा देते हुए चैंगमेंग फेरीलैंड के उस पॉइजनस एरिया के अंदर फंसा दिया। पर आज मेरी बारी है अपना बदला लेने की। और ये कहते हुए किंग गुआंग दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे होंगचन ने वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ अपने वेपन के अंदर अब्जॉर्व कर लिया था, जिसके बाद वो भी वहाँ पे गुस्से से किंग गुआंग से कहता है कि एंजल गॉड को तुमने खुद ही मना किया था। अगर तुम भी मेरी तरह उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे काम कर रहे होते, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अच्छाई का कीड़ा था और उसी के चलते तुम्हें ये सब भुगतना पड़ा। पर कोई बात नहीं, अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो आज मैं खुद तुम्हें यहाँ पे अपने हाथों से मारकर खत्म कर दूंगा। और ये कहकर होंगचन ने अचानक ही वहाँ पे अपने उसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए किंग गुआंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले करना शुरू कर दिए थे, जिनसे किंग गुआंग भी बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहा था। होंगचन का वेपन है एक होली मिरर था, जो कि उसे खुद एंजल ऑफ गॉड ने दिया था, इसलिए अपने वेपन के चलते वो वहाँ पे किंग गुआंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स की नजरें तो अभी तक वहाँ पे उसी ककून के ऊपर ही टिकी हुई थी। इसी बीच किंग गुआंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए होंगचन से कहता है कि आज मैं तुमसे अपनी हर एक बात का बदला लेने वाला हूँ। और ये कहते हुए किंग गुआंग ने वहाँ पे होंगचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो देखकर होंगचन भी वहाँ पे अपने होली मिरर को बड़ा करते हुए उससे कहता है कि अब तक तो मैंने अपनी दोस्ती के नाते तुम्हें जिंदा रखा हुआ था, पर अब मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। और ये कहते हुए उसने वहाँ पे अपनी होली मिरर को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया था, जिसकी मदद से ना सिर्फ वो किंग गुआंग के अटैक को रोक लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ अपने होली मिरर की डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी पावर को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगा था। और बेचारा किंग गुआंग वहाँ पे जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, जो देखकर होंगचन वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है कि अब जब तक तुम यहाँ पे मर नहीं जाते तब तक मेरी ये होली मिरर तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसपे किंग गुआंग भी वहाँ पे गुस्से से अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि अगर आज यहाँ पे मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगा। और ये कहकर किंग गुआंग ने वहाँ पे अपने बच्चे को चाहिए सारी पावर को उस मिरर के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जो देखकर होंगचन वहाँ पे किंग गुआंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम मेरे इस होली मिरर की पावर को भूल रहे हो। क्या तुम भूल गए कि कैसे शुरुआत में कैसे तुम मेरी हेमली टेस्ट को लेकर आया करते थे और उन्हीं हेमली टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ही लॉर्ड ऑफ मैसेंजर ने मुझे ये होली मिरर रिफाइन करके दिया था, जिसे तुम्हारे जैसे कमजोर और मामूली कल्टीवेटर तो कभी भी नहीं हरा सकता। इवन तुम इससे बचने के लिए भले अपनी जान तक क्यों न दांव पर लगा दो, लेकिन अब उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। होंगचन की ये बात सुनकर किंग गुआंग वहाँ पे एक बार फिर से अपना पूरा दम लगाते हुए खुद को वहाँ पे आजाद करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना ज्यादा वहाँ पे खुद को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही ज्यादा वहाँ पे उस मिरर की चुंगल में फंसता चला जा रहा था। और इसी बीच अचानक से एंसेस्टर्स की नजर भी वहाँ पे किंग गुआंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर एंसेस्टर्स अचानक ही वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे किंग गुआंग की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके बाद देखते ही देखते किंग गुआंग ना सिर्फ वहाँ पे खुद को होली मिरर से आजाद करवा लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ उसने होंगचन के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। लेकिन अभी तक भी वहाँ पे होंगचन की बॉडी से निकलने वाला ऑरा कम नहीं हुआ था, वो लगातार वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था। और अचानक ही वहाँ पे एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जो देखकर होंगचन की तो आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। और वो नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला तुम इस तरह से फाइट के दौरान ही कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हो, आखिर तुमने ये किया कैसे? जिसपे किंग गुआंग भी वहाँ पे स्माइल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि अब मैंने एंजल ऑफ गॉड जैसे गलत लोगों को फॉलो करना छोड़ दिया है, और इस बार मैं जिस पर्सन को फॉलो कर रहा हूँ अब से वो मेरे एंसेस्टर हैं, और तुम्हारे एंजल ऑफ गॉड जैसे हजारों गॉड्स भी मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहते कहते किंग गुआंग ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी इमोर्टल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए होंगचन की बॉडी को वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिसके चलते अब बेचारा होंगचन वहाँ पे जाकर भी खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर किंग गुआंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए होंगचन के ऊपर अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर्स वहाँ पे उस पिजुल कोकून की तरफ देखते हुए कॉल्टून में कहते हैं, स्नो वैलो अब तुम्हारे जागने का समय आ चुका है। और एंसेस्टर्स कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि अब की बात तो वहाँ पे उस पिजुल कोकून के अंदर से और भी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और उसी के साथ साथ वो कोकून भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ हिलने लगा था। और अचानक ही वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो कोकून वहाँ पे ओपन हो जाता है, जिससे टियान एंड सेट की एंशिएंट डिसेबल स्नो वैलो निकल कर बाहर आती है, जहाँ धीरे धीरे उसकी बॉडी भी पूरी तरह से बन रही थी। और जैसे ही उसका रिफाइनिंग प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो स्नो वैलो वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेती है। और जैसे ही स्नो वैलो वहाँ पे
पे अपनी आंखें खोलती है तो पूरी चैंगमिंग फेरीलैंड के अंदर उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा वहाँ पे फैलने लगा था। और जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे चैंगमिंग फेरीलैंड के अंदर फैल रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि चैंगमिंग फेरीलैंड को उसकी लाइफ स्पिरिचुअल पावर भी वापस मिलती चली जा रही थी और वो पहले की तरह दोबारा वहाँ पे हरा भरा भी होता चला जा रहा था। और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में वहाँ पे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। असल में ये सब एंसेस्टर ज़ू ने ही किया था। उन्होंने चैंगमिंग फेरीलैंड की लाइफ पावर को स्नो वैलो के साथ जोड़ दिया था। इसलिए जैसे स्नो वैलो दोबारा वहाँ पे जिंदा हुई थी तो चैंगमिंग फेरीलैंड को भी उसकी स्पिरिचुअल लाइफ पावर वापस मिल चुकी थी। और स्नो वैलो को दोबारा वहाँ पे जिंदा होते हुए देखकर एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखकर तो एल्डर ज़ीतू को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये पर्सन है कौन और इसने ये सब कैसे किया? पहले तो इसने पूरे चैंगमिंग फेरीलैंड की स्पिरिचुअल लाइफ पावर को ऑब्जर्व कर लिया था और अब उसे यहाँ पे दोबारा पहले की तरह ठीक भी कर दिया। और सिर्फ ठीक ही नहीं किया है बल्कि चैंगमिंग फेरीलैंड की स्पिरिचुअल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब ये पॉइजनस एरिया भी नहीं रहा बल्कि अब तो ये कल्टीवेशन के लिए एक बहुत ही सुटेबल जगह बन चुकी है। और ये सब सोचकर एल्डर ज़ीतू वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, वाकई मानना पड़ेगा तुम्हें कोई तो खास बात है, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट है और तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोगों को तो मेरे शेंगवांग सेट का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए अगर तुम यहाँ पे मेरी बात मानते हुए हमारे शेंगवांग सेट को ज्वाइन कर लेते हो तो मेरा शेंगवांग सेट तुम्हारी पुरानी सारी गलतियों को माफ कर देगा। जिसपे एंसेस्टर ज़ू अचानक ही वहाँ पे पीछे मुड़ते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, क्या वाकई ही? और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अचानक ही अपने डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे उड़ाते हुए वहाँ पे ऊपर आसमान में फेंक देते हैं। लेकिन वहाँ से जाते जाते भी एल्डर ज़ीतू एंसेस्टर ज़ू को धमकी देते हुए कहता है, तुमने मेरे शेंगवांग सेट की ऑफर को रिजेक्ट करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसके चलते अब मेरे शेंगवांग सेट तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। देखना बाद में तुम्हें इस बात का जरूर पछतावा होगा। जबकि एल्डर ज़ीतू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू के फेस के ऊपर भी थोड़ा गुस्सा आ चुका था। ये शेंगवांग सेट और एंजल ऑफ गॉड बार बार उनके रास्ते में आ रहे थे, जिसका मतलब था कि अब एंसेस्टर ज़ू का अगला टारगेट वही लोग बनने वाले थे। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।